नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के लगभग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि भाई सभी प्रश्नों को हम करेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में केवल 50 प्रश्नों को ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 50 प्रश्नों को और हम करेंगे। इसी प्रकार से वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ को भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लगभग 1000 या 2000 प्रश्नों को हम वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। परीक्षा की जो हम तैयारी कर रहे हैं D+B के अकॉर्डिंग तो हम अपने पाठ्यक्रम को कर ही रहे हैं। साथ ही जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट की TGT PGT परीक्षा हो या NTA नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न। दिवस का आसमान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किस लेखक की पंक्ति है और किस रचना की पंक्ति ये दी गई है? तो ये आपको पता ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की ये पंक्ति रही है और प्रिय प्रवास से ली गई है। प्रिय प्रवास के अगर ये पूछ लिया जाए तो किस सर्ग से ली गई है, तो प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिवस का आसमान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, संध्या सुंदरे धीरे धीरे, इस प्रकार से ये पंक्ति जो है इसमें कवि ने यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। इस पंक्ति के माध्यम से इस कविता के माध्यम से प्रिय प्रवास में इन्होंने जो है प्रकृति के चित्रण का सुंदर वर्णन किया है। जो आसमान में लालिमा फैली हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, कहने का आशय है अयोध्या सिंह जी का। और उन्होंने कहा है कि पेड़ों की जो चोटी है, ऊंचाइयों पर जो सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी, वह भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने जो है प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण किया है, प्रकृति का वर्णन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है ये पंक्ति, ध्यान रखनी है आपको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। दिग जीवन को जो पाता ही गया विरोध, यह जो पंक्ति है ये किस कवि की है? कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो निराला जी की ये पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। और किस रचना से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से। जिस तरह श्री राम जी ने विरोधियों के सामने घुटने नहीं टेके थे, उन्होंने राम की शक्ति पूजा जो रचना है उसमें निराला ने बताया था कि किस प्रकार से जो श्री राम ने जो है एक थोड़ी सी मन में हार की भावना आते हुए भी उन्होंने जो है जीत की तरफ कदम बढ़ाया है। निराला कभी भी जिस प्रकार श्री राम ने हार नहीं मानी अपने जो है, और उसी प्रकार से निराला ने भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। हमेशा वह हार को जीत में बदलने की जिद रखते थे। जैसे श्री राम ने हार को जीत में बदलने की जिद रख करके जो है दुर्गा की पूजा की थी, शक्ति की पूजा की थी, उसी प्रकार से जो है निराला ने भी जो है कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो है अलग अलग जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का अलग अलग रचनाएं लिखी है। तो एक वीडियो में हम कर भी चुके हैं और धीरे धीरे जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम बार बार रिवाइज करते हुए इनको कर लेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही हम थ्योरी भी धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का
रचना है, यानी कि ग्रंथ कह सकते हैं, एक पुस्तक कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। हिंदी भाषा का विकास किन्होंने लिखा? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं पे पूछा जाता है और जितने भी ये हमारे प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही हमने लिया है। तो वन लाइनर के माध्यम से हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको भी करते हुए चलेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर ही रहे हैं और साथ के साथ जो है पिछले सालों के प्रश्न पत्र और व्याख्या सहित हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न करते हुए हम धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं आगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो रचना है, जो ये ग्रंथ लिखा है, ये नंदुलारे वाजपेयी जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर पर देख लेते हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। ये जो पंक्ति है, अधिकतर प्रश्न जो है आजकल पंक्ति और कथनों से संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो मैंने अधिक से अधिक जो है पंक्तियों को और जो है वन लाइनर प्रश्नों में कथनों को भी इंक्लूड किया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कर सको। तो देख लेते हैं, जो ये पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को सब कुछ को सौंप दिया था, जो है ये पंक्ति अज्ञे जी द्वारा असाध्य वीणा से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है, किससे? असाध्य वीणा से। जब प्रियवंत वीणा को बजाता है इस पंक्ति में जो है, जब वीणा असाध्य वीणा जो एक वीणा होती है उसको कौन साधता है, वो इस प्रकार से जो है वहाँ पर एक आयोजन किया जाता है कि इस वीणा को कौन साधेगा, यानी कौन उसको बजाएगा। तो इस प्रकार से अज्ञे जी ने बताया है कि प्रियवंत नाम का एक पात्र होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रियवंत जो है किस कविता का पात्र है या किस काव्य का पात्र है, तो आपको ध्यान रखना है। तो असाध्य वीणा का जो पात्र है प्रियवंत जब वीणा को बजाता है तो स्वयं में वह संपूर्ण संप्रण करके अलौकिक स्थिति पर पहुंच जाता है और मानो अपने में वह डूब गया हो। इस प्रकार से वो वीणा को साधता है, मतलब उसमें पूरा जो प्रियवंत होता है वो संपूर्ण संप्रण के माध्यम से ही जो है वीणा को साध पाता है। इस प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए, जो ये असाध्य वीणा है, ये किस काव्य संग्रह में कविता है, तो ये जो है आंगन के पार द्वार अज्ञे जी का जो एक काव्य संग्रह है उसमें संकलित है असाध्य वीणा, और जो इसका जो समय रहा है वो 1961। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला भी जो हमारा प्रश्न है वो पंक्ति से ही संबंधित है। देख लेते हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये जो पंक्ति है ये मुक्तिबोध जी की है और अंधेरे में कविता से ली गई है। अंधेरे में आजकल जो प्रश्न है ये इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ये किस कविता की पंक्ति है या किस रचना की कथन है, किस रचना की पंक्ति है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो द्वारा रचित हिंदी साहित्य विमर्श जो रचना रही है। प्रश्न संख्या 10। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? तो मैथिली भाषा में भी इन्होंने रचना की है, जो कि पदावली जो मैथिली भाषा में रचित रचना रही है इनकी, जो कि इनकी एक प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ भी मैथिली भाषा में लिखी गई पदावली रचना को माना जाता है।
और संस्कृत भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की है। और अवहट में तो आपको पता ही है कीर्तिलता और कीर्तिपता का रचना की है। संस्कृत में भी इन्होंने नाटक लिखा है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, आदिकाल को संधिकाल किन्होंने कहा? आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम देने वाले विद्वान कौन रहे? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगर ऑप्शन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं हो, केवल चारण काल पूछा हुआ तो वो तो आपको पता ही है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। लेकिन आदिकाल को संधिकाल व चारण काल नाम जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, संधिकाल व चारण काल। पूर्व काल को जो उन्होंने संधिकाल नाम दिया, जो आदिकाल के उत्तर काल को जो है उन्होंने चारण काल नाम दिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना? किन्होंने नहीं माना कि वीरगाथा काल यानी आदिकाल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के कोटि में नहीं रखा जा सकता? ये किन्होंने कहा, किसका कथन है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारा 13, प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को जो है विद्याधर ने संकलित किया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 14, पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे हैं? तो मुनि जिनविजय जो है पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता माने जाते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आपको पता ही है, जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद, उन्हें कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं महोदय तीन महोदय विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विधेयवादी पद्धति को अपनाया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन रहे हैं? तो डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, मिस्र बंधुओं में शामिल है। मिस्र बंधुओं में कौन लेखक शामिल है? किनको कहा जाता है मिस्र बंधु? तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 जो विद्वान हुए हैं ये मिस्र बंधुओं में शामिल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन मिस्र बंधु में शामिल नहीं है। तो अगर इसमें कृष्ण बिहारी नाम दे दिया जाए या कोई और अन्य नाम दे दिया जाए तो वो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं होगा। अन्यथा ये 3 विद्वान जो है मिस्र बंधुओं में शामिल है। कौन कौन? सुखदेव बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और गणेश बिहारी मिस्र, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 19, छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद रहा है? किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है छप्पय छंद? जो है चंद बरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 20, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास जी की भाषा आपको सभी को पता है सदुकड़ी थी। सदुकड़ी जो नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही है, कमल का नहीं, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम की सिपाही क्या है? यानी कि कलम का जो सिपाही है, ये की नहीं है, क्या है, कहा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। लेकिन कलम का सिपाही नामक एक जीवनी भी लिखी, किन्होंने लिखी? वो अमृतलाल राय ने लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। अमृत राय और अमृत लाल नागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक
जीवनी लिखी है। और अमृतलाल नागर ने किस की जीवनी लिखी है? उन्होंने तुलसीदास और सूरदास जी के जीवन पर आधारित जीवन वृत्तांत लिखा है, जीवनी लिखी है। उन्होंने मानस का हंस तुलसी के जीवन पर अमृतलाल नागर ने, और खंजन नैन जो है सूरदास के जीवन पर जीवनी लिखी है। लेकिन अमृत राय ने जो है कलम का सिपाही नामक जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 23, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन रहे हैं? तो अतीत के चलचित्र जो है के रचयिता महादेवी वर्मा जी रही है। उसके बाद बात करें आगे, इनका एक रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? तो हेमचंद्र जी जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये जीके में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 29 अमिय हलाल मद भरे सेठ श्याम रतनार जियत मरत जुकी जुकी परत जेहि चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है? तो रसलीन जी की ये प्रमुख पंक्तियाँ रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में रसलीन का वास्तविक नाम बता सकते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 30, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी? तो अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों की और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली ही रही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा 32, उलटबासियों का पूर्व रूप हमें किन दो भाषाओं में मिलता है? तो इसी दो किन की भाषाओं में मिलता है? किन दो में नहीं भी, किन की भाषाओं में मिलता है? तो उलटबासियों का जो पूर्व रूप है हमें किन की भाषाओं में मिलता है? तो ये मिलता है सिद्धों की भाषाओं में। आपको पता ही है कबीरदास जी ने भी जो है सिद्धों की भाषा में उलटबासियों का जो प्रयोग मिला वो कबीर ने भी अपनाया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 33, दुख की ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो ये पंक्ति है ये निराला जी की है, सरोज स्मृति से ली गई है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 34, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिसकता हीरक प्याली में। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख पंक्ति रही है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 35, गे पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? तो गे पदों की परंपरा जो है सिद्धों ने प्रचलित की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी रही है? तो भारतीय बाहुबली रास जो है रास परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना जो है पंच पांडव चरित्र रास माना गया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 39, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या रहा है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम जो है रामचरितमानस रहा है। अवधी भाषा का अगर प्रथम ग्रंथ पूछ लिया जाए तो आपको पद्मावत लगाना है, लेकिन अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ पूछ लिया जाए तो रामचरितमानस को लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे,
अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन रहे हैं? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख निबंध संग्रह है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अशोक के फूल, ये सभी जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या 41, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन रहे हैं? तो सूरदास जी जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में शामिल हैं। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 42, अष्टछाप के अगर प्रथम कवि पूछ लिया जाए तो कुम्मन दास जी, और सर्वश्रेष्ठ कवि पूछ लिया जाए तो सूरदास जी। ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहे हैं? सूरदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो भारतीय बाहुबली रास जो है ये एक खंड काव्य है। बढ़ते हैं आगे। सुतली भद्रकृत द्वारा रचित है भारतीय बाहुबली रास। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 43, सुमति गुणी कीर्ति के रचनाकार कौन रहे हैं? तो सुमति गुणी कीर्ति के रचनाकार जो है नेमिनाथ रास रहे हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन रहे हैं? तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक की रचना रही है, जिन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रासो ग्रंथों में स्थान नहीं दिया है क्योंकि इनकी भाषा अपभ्रंश थी। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 45, सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक जो है माता प्रसाद गुप्त जी माने जाते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो स्वयंभू जी ही माने जाते हैं। राम काव्य के प्रणेता भी अपभ्रंश में और कृष्ण काव्य के भी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी प्रयुक्त पंक्तियों में किस कवि, प्रयुक्त पंक्तियाँ जो है किस कवि की है और किस रचना से ली गई है, ये आपको बताना है। तो यशोधरा रचना से ली गई है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यशोधरा किस कवि की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। ये इन पंक्तियों के लेखक बताने आपको कमेंट बॉक्स में, और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि वीडियो क्या आपको कैसी लगती है, जो हम प्रश्न कर रहे हैं किस प्रकार के आपको प्रश्न चाहिए और किस प्रकार से आप जो है DEET की तैयारी कर रहे हो। तो ये सभी जो है आपको किस प्रकार से क्लासेस चाहिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सजेशन आप दे सकते हो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे जो है ये पता चलता है कि बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही है या इसमें कुछ सुधार करने का जो है ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट में भी जो है ये बता दिया करो आपको वीडियो कैसी लगती है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी मैंने आपको बताया है एक घूंट है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। और अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम एकांकीकार कौन रहा है, तो हिंदी का प्रथम एकांकीकार राम कुमार वर्मा रहा है। राम कुमार वर्मा जी प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा की एकांकी को प्रथम एकांकी न मानकर जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो पत्र है भाई, ये पत्र नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो उद्दंड मार्तंड माना गया है, जो कि कोलकाता से निकाला था और 1826 में जुगुल किशोर जी ने 1826 में कोलकाता से इसे संपादित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, एक सेकंड भाई, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी रही है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है संवाद कौमुदी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है 51 से लेकर 100 तक का, वे हम जो है अगले क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आई, प्रश्न आपको
कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, और अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।